हेलो फ्रेंड्स, मैं अमर फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल अमर जीएस क्लासेस में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि इतिहास की सीरीज चल रही थी और उसमें अभी इससे पहले मैंने जो वीडियो डाला था मुस्लिम लीग से रिलेटेड वीडियो डाला था। अब हम देखेंगे पॉलिटी की भी सीरीज शुरू करने जा रहा हूं और पूरे क्रम से इस वीडियो को मतलब पॉलिटी की सीरीज पूरे क्रम से बनाया जाएगा। और ये जो पहला यूनिट है और इस यूनिट में क्या होता है कि बच्चे काफ़ी कंफ्यूज होते हैं। कुछ लोग तो प्रस्तावना से ही पढ़ना स्टार्ट करते हैं। क्या कह रही है, संविधान सभा बना कैसे था, संविधान सभा की नीतियाँ कैसी थी, क्या क्या संविधान सभा ने काम किया, संविधान सभा बना कैसे, कितने सीटों का बंटवारा, कैसे चुनाव हुआ, अंतरिम सरकार का गठन कैसे हुआ, सब कुछ आप इस वीडियो में देखेंगे। बहुत ही बेहतरीन ढंग से आपको समझ में आएगा। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, पूरे प्रॉमिस कर रहा हूँ कि अगर आप इस वीडियो को देख लिए, चाहे आप लक्ष्मीकांत पढ़े हो चाहे परीक्षा वाणी पढ़े हो, अच्छी बात है, पढ़िए, बहुत प्यारी बुकें हैं, बहुत अच्छी बुकें हैं। लेकिन अगर बुक की लैंग्वेज नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ, इस वीडियो को विदाउट स्किप आप देख लीजिएगा। आपका एक भी कंसेप्ट ऐसा नहीं छूटेगा, एक भी डाउट आपके नहीं रहेंगे, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो इस वीडियो को बिना स्किप के आप देख लीजिएगा। और रही बात, मैं फिर से कह रहा हूँ कि फ़िलहाल लेखपाल का फॉर्म भरे जा रहे हैं, तो आप सभी लोग भर लीजिएगा लेखपाल का फॉर्म, ठीक है। जिन्होंने पेट का एग्ज़ाम दिया है, तो बहुत कम ही ऐसे हैं धुरंधर जो तैयारी कर रहे हो और पेट का एग्ज़ाम छोड़ दिए हो। तो ऐसे लोगों को मेरा 21 तोपों की सलामी। कोई बात नहीं है, लगे रहिए, डटे रहिए। तो लेखपाल के फॉर्म भरे जा रहे हैं और आगामी वैकेंसी एक आने वाली है, इलाहाबाद हाई कोर्ट की वैकेंसी आने वाली है। तो इसमें से भी मान के चलिए लगभग 3,000 पोस्ट आने वाली है। और बहुत प्यारी नौकरी होती है, रुतबे वाली जॉब है, अच्छी जॉब है। तो इसके लिए भी तैयारी, तो मतलब अभी से अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिए। होता क्या है कि जब फॉर्म निकल जाते हैं, फॉर्म भर दिए जाते हैं, जब एग्ज़ाम का डेट आ जाता है कि अरे मम्मी पापा अब तो हम तैयारी करें, ये छूट रहा है, वो छूट रहा है, सर ये पढ़ा दीजिए, वो पढ़ा दीजिए। तो उस कंडीशन में ब्रह्मा भी नहीं पढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो अभी से लगे रहिए। और देखिए, नौकरी क्या है ना, नौकरी थोड़ा प्रयास कीजिए कि लेखपाल की वैकेंसी है, चाहे ये वैकेंसी आने वाली है, जल्द ही नौकरी लग जाए। क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम टेकन हो जाता है ना, तो दिक्कत होने लगती है। मान लेते हैं जो कुंवारे लोग हैं, बेरोजगार मित्र हैं हमारे, और मोहतरमा किसी से बतियाते हैं, तो अगर कुछ दिन ये नौकरी नहीं पाते हैं तो मोहतरमा गाना सुनाने लगेंगी, हमको दुल्हन बना ला ना तो दोसर लेके जाई। ठीक, तो चलिए बिना समय वेस्ट करते हुए आते हैं मुद्दे पे, और बीच बीच में से मजाक होते रहेंगे, शुरू करते हैं। ठीक, अगर देखा जाए इसमें सबसे बड़ी चीज़ इसमें ये देखा जाए कि भारतीय राज व्यवस्था के बारे में हम देख रहे हैं, पॉलिटी की बात कर रहे हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान। अगर देखा जाए तो भारत का संविधान, संविधान को कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया, और ये कॉन्स्टिट्यूट वर्ड से बना है, जो ये लैटिन वर्ड का शब्द है। इसका अर्थ ही होता है शासन करने वाला सिद्धांत, यानी कि, और देखिए इसका अर्थ होता है शासन, यानी कि भारत में हम कैसे शासन करें, किसी भी व्यवस्था को चलाने के लिए एक नियम कानून होना चाहिए। ठीक उसी प्रकार इस देश को चलाने के लिए, जैसे घर भी चलाना है ना, तो घर में चलाने के लिए मान लीजिए घर है, परिवार है, तो इस परिवार का मुखिया दादाजी हैं, इस परिवार के मुखिया दादाजी हैं, फिर पिताजी, मम्मी पापा, बच्चे सब हैं। दादाजी ने नियम बना दिया कि सारे लड़कों को सुबह उठ जाना है, टाइम से पढ़ाई करना है, स्कूल जाना है, सब कुछ करना है। तो एक नियम कानून बन रहा है ना। वैसे ही एक देश चलाने के लिए क्या होता है कि एक नियम कानून की ज़रूरत होती है, एक सुचारू रूप से देश को चलाने के लिए। तो कॉन्स्टिट्यूशन का अर्थ होता है, कॉन्स्टिट्यूट शब्द से बना है, शासन करने वाला सिद्धांत। और भारत में शासन करने का एक लिखित मसौदा है, क्या है, रिटन डॉक्यूमेंट है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, एक रिटन डॉक्यूमेंट, एक नियम कानून की एक ऐसी पुस्तक बन गई है। उससे ये निर्धारित होता है कि हमारे देश का मूल ढांचा क्या है, हम कैसे क्या क्या करेंगे, इस तरीके से। ठीक, अगर देखा जाए फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, देखा जाए फंक्शन, देखा जाए कि करता क्या है, यानी सरकार के मूल ढांचे को दर्शाता है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, मूल ढांचे को दर्शाता है। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूट शब्द से बना, लैटिन वर्ड से बना, शासन करने वाला सिद्धांत, यानी हम अपने व्यवस्था को, अपने देश को चलाने के लिए कोई ना कोई नियम कानून होना चाहिए ना। तो उन्हीं सब ग्रुप ऑफ लॉज और उन्हीं नियमों और कानूनों को और उन्हीं व्यवस्थाओं को जिक्र किया है संविधान के पुस्तक में। और फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, ये सरकार के मूल ढांचे को दर्शाता है और हमारी स्वतंत्रता को भी प्रदर्शित करता है। मौलिक अधिकार में आप देखेंगे, इन सब चीज़ों को देखेंगे। अगर एक दो चीज़ सबसे ध्यान देने लायक बात है
कि सबसे पहले अगर देखा जाए तो यहाँ पे देखिएगा कि विश्व का सबसे बड़ा पुराना सॉरी विश्व का सबसे पुराना लिखित संविधान यूएसए यूएसए का है। कहाँ का है? यूएसए का। यानी देखेंगे 17 सितंबर 1787 को फिलाडेल्फिया सम्मेलन के बाद इसमें क्या होता है कि इसको पूर्ण रूप से लागू किया जाता है 21 जून 1788 को। यूएसए में सबसे पुराना लिखित संविधान। अगर क्वेश्चन आए कि सबसे पुराना लिखित संविधान कब? यूएसए में। और ये लिखित संविधान कब हुआ? फिलाडेल्फिया में एक सम्मेलन हुआ था 1787 में, 17 सितंबर 1787 को। उसके बाद यहीं पे संविधान की बात हुई और यहाँ पे लिखित सबसे पुराना संविधान यूएसए का माना गया। अगर लागू देखा जाए तो 21 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए। 21 जून 1788 को इसे लागू किया जाता है। अगर वहीं पे देखा जाए कि विश्व का सबसे बड़ा संविधान देखा जाए तो ब्रिटेन। कौन? ब्रिटेन। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। देखना ये क्या होता है, ब्रिटेन का जो सबसे बड़ा संविधान देखा जाए ये लिखित संविधान नहीं है। इसमें अगर लिखित के तौर पे देखा जाए तो केवल लिखित मैग्ना कार्टा यानी मौलिक अधिकारों को केवल लिखा गया है। हुआ ये था बच्चा कि 1215 में ब्रिटेन में मजदूरों ने विरोध कर दिया। किसने विरोध कर दिया? मजदूरों ने। जब मजदूरों ने सड़क पे आके विरोध कर दिया और उन्होंने कहा कि अपने मूल अधिकारों की मांग की, तो वहाँ का राजा था किंग जॉन। वो कहता है कि चलो भाई विरोध ना करो, और ठीक है विरोध ना करो, सड़कों पे ना उतरो और ऐसे हंगामे खड़े ना करो। और वो क्या करता है, घोषणा पत्र यानी एक मैग्ना कार्टा जारी करता है। एक घोषणा पत्र जारी करता है और वहीं पर सबसे पहले मौलिक अधिकारों की, मूल अधिकारों की बात की जाती है। इस तरीके से देखा जाए कि ब्रिटेन में जो रिटन में अगर डॉक्यूमेंट में मौजूद है तो केवल फंडामेंटल राइट्स ही मौजूद है। अगर इसी के संबंध में मैं क्वेश्चन पूछ दूं कि भारत का कि संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहा गया, तो बेसिक सी बात है, मौलिक अधिकार की मैं बात कर रहा हूँ। तो अगर ये क्वेश्चन आ गया बच्चा कि भारत के संविधान का मैग्ना कार्टा किसे गया, तो मौलिक अधिकार को, जो हमारे आर्टिकल 12 से लेके 35 तक उसका जिक्र है। कहाँ से? अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक जिक्र है। तो यानी ये क्वेश्चन मिल जाएगा। भारत के संविधान का मैग्ना कार्टा मौलिक अधिकार को कहा गया। आर्टिकल कहाँ से? 12 से लेकर 35 तक। किस भाग में है? तो बच्चा पार्ट 3 में मूल अधिकार की बात की गई, मौलिक अधिकार की बात की गई। सबसे पहले मौलिक अधिकार, सबसे अगर देखा पुराना लिखित संविधान हमने बताया यूएसए का फिलाडेल्फिया सम्मेलन के बाद 17 सितंबर 1787, उसके बाद 21 जून 1788 को लागू किया गया। मेरा ये आज का क्वेश्चन है कि 21 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? कृपया करके कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी हाजिरी और उपस्थिति दर्ज कराइएगा मेरे बच्चे। अब देखा जाए कि यहाँ पे ब्रिटेन की स्थिति मैंने देखा कि विश्व का सबसे बड़ा संविधान ब्रिटेन का है, लेकिन अलिखित संविधान है। केवल मूल अधिकारों को ही यहाँ पे लिखा गया है, क्योंकि मैंने मजदूरों वाली कहानी बताई। 1215 में वहाँ के मजदूर क्या करते हैं, सड़क पर उतरते हैं और अपनी मूल अधिकारों की मांग करते हैं। और किंग जॉन सबसे पहले एक मैग्ना कार्टा घोषणा पत्र जारी करता है और कहता है कि ठीक है, तुम अपनी मांग को रोक दो और हंगामा करना रोक दो, मैं तुम्हारे लिए मूल अधिकार में दे रहा हूँ। और वही मैग्ना कार्टा कहा गया, घोषणा पत्र जारी किया गया। भारत के संविधान का मैग्ना कार्टा की बात अगर कर दिया जाए तो कुछ नहीं, मौलिक अधिकार को भारत के संविधान का मैग्ना कार्टा। क्वेश्चन घुमाएगा, अगर आपसे रेलवे घुमा दिया क्वेश्चन कि बताओ भारत के संविधान का मैग्ना कार्टा, तो आप मेरे स्टूडेंट हो, प्यार से आंसर देना। अरे लो गुरुजी, भारत के संविधान का मैग्ना कार्टा मौलिक अधिकार को कहा जाता है। कहाँ से? अनुच्छेद से 12 से लेकर 35 तक। किस भाग में? भाग 3 में। समझ में आया? समझ में आया तो ऐसे ही आगे बने रहो। ठीक, अब देखिए, अगर देखा जाए तो विश्व का सबसे बड़ा लचीला और लिखित संविधान किसका है? भारत का है। कहाँ का है? भारत का है। तो विश्व का सबसे बड़ा लचीला और लिखित संविधान क्वेश्चन है तो भारत का। जबकि विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र की बात किया जाए बच्चा तो भारत ही। अब दिमाग में आ गया कि ये पगला, ये बताओ अभी लोकतंत्र कहाँ से शब्द आ गया? अब ये हम कमेंट बॉक्स में कहने लगेंगे, ये बताओ, ये तो लिख दियो लोकतंत्र। लोकतंत्र होता क्या? कुछ नहीं होता है मेरे प्यारे बच्चे। लोकतंत्र लोक से बना है, लोक मतलब जनता।
मतलब जनता का जनता पे, जनता के लिए किया गया शासन ही लोकतंत्र का शासन है। यानी कि चाहे यहाँ का भारत का राष्ट्रपति हो, चाहे उपराष्ट्रपति हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे विधायक जी हो, चाहे सांसद, ये समझ चुनाव का माहौल है, देख रहे होंगे, कोई भी पद हो यहाँ पे, वो कहीं ना कहीं जनता के द्वारा ही प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुना गया है। यानी जनता ही अपना शासक नियुक्त कर रही है, जनता के द्वारा चुनी जा रही है। अरे हम ही तो, अगर देखा जाए तो हम ही तो विधायक चुन रहे हैं, डायरेक्ट वोट कर रहे हैं, और हम ही तो अगर देखा जाए संसदीय के चुनाव में वोट देते हैं। यानी कि जनता का जनता के लिए किया गया शासन लोकतंत्र होता है। वही क्वेश्चन पूछ दिया गया कि सबसे छोटा लोकतंत्र कौन कहाँ का है, तो नौरू का। अब ये बताएंगे कि नौरू किस कॉन्टिनेंट में है। आज का पहला क्वेश्चन कि 21 जून को कौन सा वो मनाया जाता है, दिवस मनाया जाता है। दूसरा क्वेश्चन कि नौरू किस कॉन्टिनेंट में है, कितने कॉन्टिनेंट है ये भी बता देंगे तो अच्छी बात है। चलिए, इतना समझ में आया, तो इतना समझ में आया तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब मूल रूप से शुरू हो रहा है। अगर भारत की संविधान की बात की जाए ना, कि संविधान जो वर्ड है सबसे पहले यूज किसने किया था, तो उसके पहले देखा जाए संविधान, तो अगर ये हम कहते तो संविधान तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो महात्मा गांधी ने इसकी मांग की थी। लेकिन एक चीज़ और, वहाँ पे स्वराज की बात की जाए तो सबसे पहले वीजी तिलक ने, बाल गंगाधर तिलक ने 1895, डेट याद रखना बच्चा, 1895 में वीजी तिलक ने स्वराज शब्द का प्रयोग किया। किसका शब्द का प्रयोग किया? 1895 में वीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया। जबकि 1922 में गांधी जी ने कहा था कि भारत का संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगी। कब कहा था? 1922 में महात्मा गांधी ने ये कहा था कि भारत का संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगी। इस तरीके से अब आगे देखा जाए तो सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग बाल गंगाधर तिलक ने 1895 में किया, और 1922 में महात्मा गांधी ने कहा कि जो भी भारत का संविधान बनेगा वो भारतीयों की इच्छा अनुसार ही बनेगा। ठीक है, समझे? अब देखो, 1940 में अगर देखा जाए मित्र, तो 1940 में अगस्त प्रस्ताव आ जाता है। 1922 उसके बाद अगस्त प्रस्ताव आ जाता है। और देखो अंग्रेज वो क्या कह रहे हैं, अंग्रेज यहाँ पे गेम खेल दिए। वो कह रहे हैं ठीक, उन्होंने कहा था भारत का संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगी, हम महात्मा गांधी की बात को मानते हैं, लेकिन अगवा एक वर्ड जोड़ दिए, एक पोछ जोड़ दिए। कौन सा? संभवतः। और यही पूरा मामला गड़बड़ा देता है। ठीक है, पूरा मामला यही गड़बड़ा देता है। ये संभवतः वर्ड है ना, बड़ा खतरनाक हो जाता है। देखो दोस्तों, 1940 में अगस्त प्रस्ताव आता है और अंग्रेजों ने ये कह दिया संभवतः भारत का संविधान भारत की इच्छा अनुसार होगी। अब ई का भैया, ठीक है होगी होगी तो एक आगे अब ई का लगा दिए तुम, संभवतः। और संभवतः वर्ड पूरा कंफ्यूजन में डाल दिया। मान लो वैलेंटाइन डे आ रहा है, किसी को प्रपोजे कर दिए, कह संभवतः हम भी तुमसे प्यार करते हैं, ये कोई वर्ड हुआ? संभवतः लगा दी तो मामला गड़बड़ा जाएगा ना, एक शक वाली स्थिति हो जाएगी। अब इस वजह से जब अगस्त प्रस्ताव में इन्होंने, अंग्रेजों ने संभवतः लगा दिए, जैसे मान ले जा रहे हैं आप, कहीं जा रहे हैं शादी के लिए, लड़की देखने जा रहे हैं, अगर जो संभवतः आप मुझे पसंद है, ये तो कोई वर्ड हुआ नहीं, पूरा मामला गड़बड़ा जाएगा ना, पिटा जाएंगे आप वहाँ पे। ठीक है, तो ऐसा ना बोलिएगा। तो 1940 के अगस्त प्रस्ताव में अंग्रेजों ने संभवतः वर्ड करके पूरा खेल बिगाड़ दिया, और यहाँ पे भारतीय थोड़े भड़क गए। नहीं होता है ना, जैसे बिजक जाना, गांव में के जो लोग होते हैं कि जैसे ये बैल सांड सब होते हैं, बिजक जाते हैं, गाय बिजक जाती है, इस तरीके से होते हैं। तो वैसे ही क्या होते हैं, भारतीय क्या होता है कि यहाँ पे थोड़ा सा खफा हो जाते हैं संभवतः वर्ड से। अब देखो दोस्त क्या होता है, 1942 का क्रिप्स मिशन आ गया भैया। क्रिप्स मिशन क्या था कि 3 सदस्य थे क्रिप्स मिशन। अब क्रिप्स मिशन में 3 सदस्य होते हैं, स्टेफोर्ड क्रिप्स, एबी अलेक्जेंडर, पैथिक लॉरेंस। क्रिप्स मिशन 1942 में आता है 1942 में आता है, एबी अलेक्जेंडर, पैथिक लॉरेंस और स्टेफोर्ड क्रिप्स होते हैं। जैसे ही क्रिप्स मिशन भारत आता है, भारत में नेहरू जी बड़ा खुश हो गए। कौन हो? नेहरू। अब तुम लोग ये पूछोगे कि अरे दादा, ये हम नेहरू कहाँ से कूद गए इसमें।
क्रिप्स मिशन जैसे भारत आता है 3 सदस्य आते हैं, नेहरू खुश हो जाते हैं। ये इस वजह से खुश हुए कि ई भैया इन्हीं के साथ पढ़ा था। ये सोचते हैं चलो कॉलेज का मित्र है, साथे पढ़ा है, मामला सेट कर देंगे कि देखो भाई तुम तो साथे में पढ़े हो, हमारे बतिया मान लो, हमारे बतिया कर लो। लेकिन ये बड़ा गड़बड़ आदमी था, मामला गड़बड़ा देता है। क्रिप्स मिशन के तहत कितने सदस्य आए थे, क्वेश्चन पूछेगा तो 3 सदस्य। कौन कौन? स्टेफोर्ड क्रिप्स, A.B. अलेक्जेंडर, पैथिक लॉरेंस। और यही अध्यक्ष था। कौन था? प्रेसिडेंट था। यही प्रेसिडेंट था। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि ये प्रेसिडेंट रहता है। अब यहाँ पे जैसे ही स्टेफोर्ड क्रिप्स, A.B. अलेक्जेंडर, पैथिक लॉरेंस, ये 3 लोग आते हैं जिसमें स्टेफोर्ड क्रिप्स रहता है। ये प्रेसिडेंट होता है और इसके आने से सबसे ज़्यादा नेहरू खुश होते हैं, कहते हैं कि चलो ठीक है कि यहाँ पे हमारी बात मान लीजिएंगे। लेकिन ये जब आते हैं ये कंडीशन रख देते हैं। ये कंडीशन ये रख देते हैं कि हम आपको आज़ादी दे देंगे और संविधान भी बना कर दे देंगे, लेकिन बस 2-3 कंडीशन है हमारा भैया। क्या? कि जितना भी सेकेंड वर्ल्ड वार है, द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, उसमें भारतीय सैनिक को अंग्रेजों का साथ देना पड़ेगा, ब्रिटेन का साथ देना पड़ेगा। कोई भी व्यक्ति की कैजुअलिटी हो जाती है, कोई व्यक्ति अगर कोई सिपाही शहीद हो जाता है, उसकी हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। फिर द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो जाएगा, उसके बाद सोचेंगे कि आपको आज़ाद कर दिया जाए, संविधान भी बना दिया जाए। अब देखो मामला गड़बड़ा गया ना। ये कंडीशन ये रख रहे हैं, नेहरू जी खुश रहे कि अरे जाने दो, मित्रवा आया है हमारा, हमारा कुछ साथ देगा, स्टेफोर्ड क्रिप्स का कुछ। लेकिन वो कुकुरा तो दूसरे गेम खेल दिया। वो तो गेम खेल दिया कि ठीक है तुम्हें हम ये सब करेंगे लेकिन हमारी ये सब शर्त मान जाओ। तो ये बताओ, ये तो लॉलीपॉप दे रहे थे अंग्रेज, लॉलीपॉप ही तो दे रहे थे। कह रहे थे अरे भैया तुम ये करो तब हम तुम्हें वो कर देंगे। लेकिन ये मामला गड़बड़ा गया। सभी लोग ने सुना, सब हक्के बक्के रहेंगे कि ना ये तो नहीं होगा भाई, क्योंकि इससे पहले प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों ने ऐसा ही लॉलीपॉप महात्मा गांधी को दे दिए थे। वो कहते ए गांधी जी तुम ही करो कि भारतीयों को तुम्हारे कहने से सब भाग ले लेंगे, ये समझा दो कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हम हमारी मदद करें, उसके बाद हम आपको आज़ाद कर देंगे। गांधी जी गए घर घर घूम घूम कर अंग्रेजों की बातों में आ गए। गांधी जी भाई निश्चल स्वभाव के थे, सीधे साधे इंसान थे और ये कपटी थे। ये घूम घूम के घर घर कहें कि आप भर्ती हो जाओ, सेना में जाओ। हुआ भी। इस वजह से भारतीय इनको अंग्रेजों का सार्जेंट भी कहा गया महात्मा गांधी का। और रिजल्ट आपको पता है, अंग्रेज अपनी बात से मुकर गए। ठीक यहाँ पे भी ऐसे लॉलीपॉप दे रहे हैं, तो क्या भारतीय अंग्रेजों का साथ देंगे? ये तो वही हाल हुआ जैसे यहाँ पे ये दूसरा जो लाइन है कि किसी भी कैजुअलिटी की जिम्मेदारी नहीं होगी। अब ये मान लो तुम लोग आए, आप लोग आ गए, कहें ये गुरु जी चलना है गोरखपुर रामगढ़ताल में मार हो गया है, डंडा उंडा हाथी उखी रख लियो। तो हम कहें चलो भाई ठीक है, अब चेले हो, ठीक है स्टूडेंट हो, चली चलेंगे। पर देखो मार होगी, चलो डंडा उंडा रख लो, अब मार खाने लगोगे तो हम लोग भाग जाएंगे, तुम्हें उठाने की भी हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी। हम कहेंगे अरे बाप रे बाप, बड़ा मामला तुम लोग गड़बड़ा दोगे, ये तो धोखा दे दोगे। कहा हम आप लोग के साथ जाएंगे? नहीं जाएंगे ना। ठीक वह हुआ, यहाँ भी मामला थोड़ा गड़बड़ा जाता है। और इस क्रिप्स मिशन जो 1942 में आता है, इसका सभी ने मिलकर विरोध किया, यानी कि ये पूर्ण रूप से भारत में सफल रहता है। और कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने इसका जमकर विरोध किया। मुस्लिम लीग आप सोच रहे होगे कि नहीं, मुस्लिम लीग का गठन हो गया था 1906 में। कब? 30 दिसंबर 1906 में मुस्लिम लीग का गठन हो चुका था। और इसके संस्थापक कौन थे, इससे पहले वाले वीडियो में जाके देख लीजिएगा। ठीक, अब आगे चलते हैं। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा बच्चा। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, मुस्लिम लीग द्वारा कांग्रेस द्वारा नकार दिया जाता है और इसको कहा गया अरे दादो ये तो ऐसा चेक लाया है जिसका जो बैंक दिवालिया हो चुका है। मतलब पोस्ट डेटेड चेक, आउट डेटेड चेक, इस तरीके के कथन जारी किए गए थे। किस किस मिशन के बारे में? क्रिप्स मिशन। ये भारत में पूर्ण रूप से असफल रहा। उसके बाद क्या होता है, द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो जाता है। हो गया। अब जब द्वितीय विश्व समाप्त हो जाता है, उसके बाद इंग्लैंड में चुनाव होता है। और इंग्लैंड में क्या होता है, लेबर पार्टी का एक नेता रहता है क्लीमेंटन एटली।
लेबर पार्टी का एक नेता रहता है क्लेमेंटन एटली, वो क्या करता है, चुनाव जीत जाता है। चुनाव जीत कर प्रधानमंत्री बन जाता है। 15 मार्च 1946 को इटली ने हाउस ऑफ कॉमन्स में भाषण, एक दमदार भाषण दिया और कहा कि मैं भारतीय की स्वाधीनता का अग्रणी हूँ, मैं भारत की स्वाधीनता चाहता हूँ कि भारत स्वाधीन हो जाए, भारत आज़ाद हो जाए। यानी कि 15 मार्च 1946 को जब इटली ने भाषण दिया, इसमें ये याद रखने वाला फैक्ट है बच्चा कि सबसे पहले इटली ने 15 मार्च 1946 के भाषण में स्वाधीनता शब्द का प्रयोग किया। किसने स्वाधीनता शब्द का प्रयोग किया? इटली ने। अब देखो, अगर यहाँ पे देखो कि हाउस ऑफ कॉमन में भाषण दिया और ये कहा कि कैसे भी करके मैं अपने मंत्रियों को भेजूंगा और भारत में आज़ादी हो जाए और संविधान भी वहाँ पर लागू हो जाए, मेरी यही इच्छा है, भारत स्वाधीनता को प्राप्त हो जाए। अब इसने ये क्या किया कि अपने ही कैबिनेट के 3 मंत्रियों को भारत भेज दिया। इस वजह से इस मिशन का नाम क्या पड़ा? कैबिनेट मिशन। कब आया? 1946 में। अपने ही कैबिनेट के 3 मंत्रियों को भारत भेजता है, और ये कब भेजता है? 19 फरवरी 1946 को भारत भेजता है। इसमें भी वही तीनों सदस्य थे। पैथिक लॉरेंस था। कौन? पैथिक लॉरेंस, AB अलेक्जेंडर और स्टेफोर्ड क्रिप्स। क्रिप्स कहता है, देखो इटली भाई, पिछले बार हम गए थे, मामला गड़बड़ा गया था, कहा कि इसीलिए ससुर इस बार तुमको हम जाने नहीं देंगे अध्यक्ष बन के, इस बार पैथिकवा बनेगा अध्यक्ष। कौन बनेगा? पैथिकवा अध्यक्ष बनेगा, तुम ससुर बस एक मेंबर के रूप में जाओ। वैसे अगर देखा जाए, स्टेफोर्ड क्रिप्स व्यापार बोर्ड का सदस्य था। नौसेना मंत्री कौन था? AB अलेक्जेंडर था। तो यहाँ पे तीनों सदस्य वही थे, लेकिन अध्यक्ष बदल जाते। क्या देखो, क्वेश्चन आएगा बच्चा कि क्रिप्स मिशन का अध्यक्ष कौन था? कौन था क्रिप्स मिशन का अध्यक्ष? बताइए बताइए बताइए। स्टेफोर्ड क्रिप्स। अब क्रिप्स से नाम पकड़ लीजिए। कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष कौन था? पैथिक लॉरेंस। अब ये क्या करता है कि, सॉरी एक चीज और, अपने कैबिनेट के 3 मंत्रियों को भारत भेजने की घोषणा हो गया था। अगर यह घोषणा देखा जाए तो 19 फरवरी 1946 को हो गया था, लेकिन कैबिनेट मिशन भारत 24 मार्च 1946 को आता है। कब? ये चीज़ याद रखना, कैबिनेट मिशन भारत 24 मार्च 1946 को भारत आ जाता है। इस तरीके ने कैबिनेट मिशन ने क्या किया? एक रिपोर्ट प्रस्तुत की और उसमें ये कहा कि देखो, संविधान तो बन जाएगा भाई, लेकिन संविधान सब बनने के लिए एक संविधान सभा की ज़रूरत है। मान लो हम कहें कि जब बिल्डिंग बना दो, तो बिल्डिंग का हम अकेले बना देंगे? ऐसा तो है नहीं कि हम कोई सुपरमैन है, रजनीकांत है, चुटकी बजा दिए क्या बिल्डिंग खड़ी, ऐसा तो है नहीं। तो हमें कुछ लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। अरे भाई, लेबर चाहिए, मिस्त्री चाहिए, बहुत लोग चाहिए, तभी तो बनेगा। तो इसलिए संविधान बना, समझाने के लिए कह रहा हूँ। अब संविधान को बिल्डिंग ना मान लेना, संविधान बहुत पवित्र पुस्तक है, आदरणीय है। अब देखो, संविधान क्या है? अब संविधान बनाने के लिए एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई कैबिनेट मिशन द्वारा। उसमें कहा गया कि संविधान बनाने के लिए संविधान सभा की जरूरत पड़ेगी, एक संविधान सभा की जरूरत पड़ेगी, और इसमें कुल 389 सदस्य। अब दिमाग में आ गया, ये भैया कहाँ 389? अबे कोई कहे कि ना हम 389 नहीं, हम कहेंगे 600 सदस्य, हम नहीं मानते 389। बाबू, इस वजह से संविधान सभा के लिए 389 सीट माना गया कि एक सीट 10 लाख व्यक्तियों का, 10 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करती थी। और उस समय भारत की जनसंख्या थी कितनी? 40 करोड़। कितनी थी? 40 करोड़। यानी ऐसे बांटा गया कि एक सीट 10 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करेगी, और उस समय भारत की जनसंख्या कितनी थी? लगभग 40 करोड़ थी। इस वजह से संविधान सभा की बात होगी। यानी कि संविधान सभा बनाने के लिए ये 389 जो लोग हैं, ये चुन कर आएंगे। उसमें भी क्या सभी लोग चुन कर आएंगे कि या कुछ मनोनीत ऐसे ही चुन लिए जाएंगे? तो ये अभी देखेंगे आगे। तो देखो, 389 में सभी नहीं चुने जाएंगे, कुछ मनोनीत ही होंगे। तो अब थोड़ा सा सब्र कीजिए। होता है ना, सीरियल, टीवी सीरियल में देखते हो ना कि आगे क्या होगा। जैसे बहू जा रही है, सास को दूध देने, अरे वाह, दूध में कोई जहर है क्या? तो इस कहानी को देखने के लिए हमारा अगला एपिसोड का वेट कीजिए। लेकिन हम आपको अगला एपिसोड वेट नहीं कराएंगे, हम इसी एपिसोडों में सब कुछ बता देंगे। अब देखो, यहाँ पे क्या था, 389 सीट को देखो कैसे
बांटा गया। 389 सीट को बांटा गया बच्चा कि 292 ब्रिटिश प्रांत से आएंगे, 4 चीफ कमिश्नरी स्टेट से आएंगे, 93 देशी रियासत। देशी रियासत क्या थी? देशी रियासत समझ लीजिए। देशी रियासत एक ऐसी कि जनता, देखो अंग्रेजों और जनता के बीच राजा थे। जैसे मान लो राजस्थान वाला पोर्शन हो गया, ये सब जो पोर्शन हो गया, हैदराबाद वाला पोर्शन हो गया, तो यहाँ पे क्या थी कि देशी रियासत थी, राजा शासन कर रहे थे उस समय, ठीक है। तो ये इनकी अपनी देशी रियासत थी। तो ये जितने सदस्य आएंगे ये मनोनीत होकर आएंगे। क्या? ये अपने से मनोनीत होकर आएंगे। और बाकी ये इनका चुनाव होगा 296 सीट पे, 292 ब्रिटिश प्रांत से और 4 चीफ कमिश्नरी स्टेट से आएंगे। 4 में देखना, ध्यान रखना कौन कौन, एक दिल्ली, दूसरा अजमेर मारवाड़ा, तीसरा कुर्ग और ये बलूचिस्तान। ये 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र थे। याद रखना आएगा निम्न में से कौन चीफ कमिश्नरी क्षेत्र में शामिल है, में शामिल नहीं है, और उसके बाद इनका नाम दिया रहेगा, तो इनका एक का कहीं मिस कर देगा। तो आप इसे पकड़ लेना, ये ग्राफ देख लेना, ठीक है बच्चा। अब आगे देखते हैं। अब देखो संविधान सभा के, अगर संविधान सभा जब आएगी तो संविधान सभा का काम ही क्या रहेगा? संविधान सभा के मुख्य रूप से 2 काम थे। संविधान का निर्माण, क्या था? संविधान का निर्माण और संसद के रूप में काम करना। जब तक ये बन नहीं जाता, संविधान बन नहीं जाता, संसद के रूप में काम करना संविधान सभा का काम था। ध्यान रखने वाली सबसे जरूरी बात है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, शायद आप लोगों को ना पता हो कि जब संविधान सभा 2 रूप में काम करती थी, जब संविधान के निर्माण का काम करती थी तो उस समय अध्यक्षता कौन करता था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संसद के रूप में जब काम होता था तो कौन? जीबी मालवंकर। कौन? जीबी मालवंकर अध्यक्षता करते थे। ये लाइन जरूर याद रखिएगा। अब देखो संविधान सभा की पहली बैठक की तो टिटपुजिया क्वेश्चन है, सभी जानते होंगे, जितने लोग थोड़ा बहुत तैयारी करो सभी जानते होंगे। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। सच्चिदानंद सिन्हा जी अध्यक्ष बना दिए। काहे बना दिए भैया? वयोवृद्ध थे, पैर कब्र में लटक रहे थे, कहते कि चलो ठीक है वयोवृद्ध हैं, अब थोड़ा सा इनको इज्जत दे दिया जाए, सही बात है, वयोवृद्ध थे, अनुभवी हैं, उनके सम्मान में उनको अध्यक्ष बना दिया जाता। लेकिन मुस्लिम लीग कहें कि हम नहीं मानेंगे, इसकी अध्यक्ष रहेगा, हम इसको नहीं जानते हैं, मामला गड़बड़ा दिए। अब क्या हुआ? मुस्लिम लीग ने इनका विरोध कर दिया। किसने? मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार कर दिया। जैसे ही बहिष्कार किया, अब उस कुकुरा को मौका मिल गया। किसको? ई ससुरा चर्चिलवा को मौका मिल गया। और ये तुरंत एक कथन स्टेटमेंट जारी किया कि संविधान सभा तो वैसी है जिस बारात की दुल्हन ही कहीं गायब हो गई, दुल्हन ही भाग गई है। मतलब तुरंत ये हुआ, मजा लेने के लिए नहीं होता है। जैसे मान लीजिए आप तैयारी कर रहे हैं, आपका पूरा फाइनल सिलेक्शन होने वाला है और पॉइंट से कुछ रुक गया, तो उसी में कुछ मजा लेने वाले कुछ कह दिए। एक और चीज़, अगर आप तैयारी कर रहे हो, हम भी जब तैयारी कर रहे थे, नौकरी नहीं पाते, हम गांव में जाना छोड़ दिए थे। पूरा भर गाँव कहो कि आवारा नहीं पढ़ेगा, ई ससुर के कहीं कुछ ना हो। हम सही आपको बता रहे हैं। मतलब हम बहुत कम जाते थे, रिश्तेदारी तो जाना ही छोड़ दिए थे। सबसे ज़्यादा इन्हीं लोग को दिक्कत होती है। तो क्या होता है कि हमारा भविष्य वहीं पे बना दिए थे कि हम क्या हैं, लेकिन जैसे ही जब नौकरी पा गए, हम जानते थे कि आईएएस बनिए, हम जानते थे बहुत तेज लड़का एक न एक दिन सिलेक्शन पाएगा। तो ये होता रहता है। तो इन सब चीज़ों से परेशान आपको भी नहीं होना है कि देखो जो तुम्हारे ऊपर पत्थर फेंक रहे हैं, अगर आपको जवाब देना है ना, तो इतना सफलता रूपी करारा तमाचा दो। ये अपनी बातों से नहीं कि आप लड़ने ना जाइए, एकदम साइलेंट रहिए और सफलता से उनका मुंह बंद कीजिए। ये नहीं कि सबके मुंह लगेंगे तो अपने काम पे ध्यान क्या देंगे, तो वो तो आपको भटकाएंगे। तो इन सब चीज़ों पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। तब चर्चिल ने कथन जारी कर दिया, संविधान सभा तो वैसी ही है जिस पर बारात की दुल्हन गायब है। अब देखो 1-2 पॉइंट जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कम ही जगह आप लोग को मिलता होगा। पहली बैठक हुई थी, 207 सदस्य भाग लिए थे। कौन? 207 सदस्य भाग लिए थे, जिसमें 9 महिलाओं ने भाग लिया था। इस बात पे जरा गौर कीजिए। बहुत सारी बुकों में आप पढ़ेंगे संविधान सभा के पहली बैठक में लिख देते हैं कि 15 महिला भाग लेती है। अरे भैया,
15 महिला संविधान सभा में कुल चुनकर आई थी। संविधान सभा में 15 महिला थी, ना कि पहली बैठक में भाग लेती थी। ये कंसेप्ट को क्लियर रखिएगा। पहली बैठक में 9 महिलाओं ने भाग ली थी, जबकि 15 जो आंकड़ा है वो कुल संविधान सभा में महिलाओं की संख्या थी 15। ठीक है। एक और सबसे इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट, इस पे ध्यान देना। संविधान सभा की एकमात्र महिला मुस्लिम सदस्य कौन? बेगम अय्याज रसूल थी। कौन थी? बेगम अय्याज रसूल संविधान सभा की एकमात्र महिला मुस्लिम सदस्य थी, बेगम अय्याज रसूल। नाम याद रखना, स्क्रीनशॉट ले लेना। अब देखो, अभी आप कहोगे कि ई बताओ गुरुजी कि अबे तो तुम ई बताए हो कि इतने सीट चुन कर आए, कहाँ 207 सदस्य भाग लिए थे। अरे भैया, मुस्लिम लीग वैसे खोरियाए बैठी थी कि ना हम नहीं जाएंगे, हम नहीं भाग लेंगे, बहिष्कार करें। देसी रियासत में भी कुछ ऐसे थे कि ना खोरियाए बैठे थे। हाँ, जैसे नहीं होता है, जैसे एक दो ऐसे, हम उन लोग को नहीं कह रहे, एग्जाम्पल दे रहे हैं इसमें। ना मुस्लिम लीग को मैं कह रहा हूँ, ना देसी रियासत को। ये नहीं कि इसी चीज़ को मुद्दे बना दीजिएगा कि जैसे जो कुत्ते होते हैं गली गली में, तो धीरे से मारो तो ऐसे करते हैं, ऐसे गुर्राते टाइप के, तो उसी टाइप के ऐसे लोग मिलते रहते हैं। तो याद रख लेना। तो 207 सदस्य भाग लिए थे, बाकी मुस्लिम लीग खोरिया बैठी थी और देसी रियासत के कुछ राजा भी खोरिया बैठे थे। अब यहाँ पे देखना, 296 सीट का बंटवारा, 93 तो देसी रियासत वाला। सामान्य में कौन आता है भैया? सामान्य में यहाँ पे हिंदू, जैन, बौद्ध सब भाग है, 213 ये आ रहे हैं। मुस्लिम 79, सिख 4, ये 296 में इस तरीके से बंटवारा होता है। कुल 389 सीट, 93 देसी रियासत और बाकी ये सब। तो सामान्य 213, मुस्लिम ये 79 और सिख के 4, ये बंटवारे का क्रम था। ठीक। अब देखो, जुलाई 1946 में चुनाव हुआ और कांग्रेस में ने इसमें 208 सीट जीत लिया। कांग्रेस को 208 मतलब बहुमत प्राप्त हो गया, 208 सीट। इधर मुस्लिम लीग भी एकदम चापे पड़े थे, मोहम्मद अली जिन्ना ना हम जीत के मानब। अब क्या हुआ कि भैया कांग्रेस यहाँ 208 सीट जीत गई, बहुमत में आ गई। अब देखो 208 सीट अगर जीती है तो याद रखना, इसको थोड़ा सा तोड़ना, कम जगह ये सब मिलेगा। 199 सीट कांग्रेस खुद की जीती थी और 9 समर्थित। यानी इस समय भी चुनाव के जो माहौल है, जैसे ओम प्रकाश राजभर जी इसमें सपा पार्टी से गठबंधन किए हैं, इसी तरीके से क्या होता है कि 199 सीट कांग्रेस जीतती है और 9 समर्थित है, मतलब 9 इनके समर्थित सदस्य हैं। अब देखो, मुस्लिम लीग तो उम्मीद लगाई थी एकदम बपर से रहे, एकदम जिला टॉप कर देंगे, लेकिन मामला वो गड़बड़ा गया। मुस्लिम लीग क्या कुल 73 सीट पाती है भैया, 25% से भी कम। मुस्लिम लीग कुल 73 सीट पाती है, निर्दलीय 8 सीट निकलती है, मुस्लिम लीग 73 सीट पाती है। यहाँ पर ये डेटा याद रखना, कांग्रेस 208, मुस्लिम लीग 73, निर्दलीय केवल 8 सीट। अब देखो, अब यहाँ पे क्या हुआ, बेबल ने सबसे ज़्यादा सीट कौन जीता? कांग्रेस। नेहरू को आमंत्रित करते हैं, नेहरू जी आइए, अंतरिम सरकार का गठन कीजिए। अंतरिम सरकार का गठन करने के लिए बुलाते हैं 1 अगस्त 1946 को। कब? 1 अगस्त 1946 को बेबल बुलाता है कि कहता है कि आइए और अंतरिम सरकार का गठन कीजिए। लेकिन उस समय क्या होता है कि मुस्लिम लीग तो उम्मीद तो लगाए थे बहुत ज़्यादा जीतेंगे, लेकिन मामला गड़बड़ा गया ना, 25% से सीट कम आ गया और ये खोरिया बैठे हैं। और मुस्लिम लीग का हाल इस समय वही हो गया जिससे शादी में फूफा का हाल हो जाता है, फूफा रूठ जाते हैं, वैसे ही ठीक मुस्लिम लीग यहाँ पर रूठ जाती है। और मुस्लिम लीग ने क्या कहा कि 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे, यानी प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस, जिन्ना एक भड़काऊ भाषण देते हैं और प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया जाता है। और ये बंगाल, ये ईस्ट बंगाल, ये वेस्ट बंगाल, यहाँ पे मुसलमानों की संख्या ज़्यादा थी, यहाँ पे हिंदुओं की संख्या थी, और यहाँ पे भयंकर नरसंहार होता है और काफ़ी लोग मारे जाते हैं इसमें। अब यहाँ पे डायरेक्ट एक्शन डे, तो सबसे ज़्यादा जरूरी क्वेश्चन तो आता है कि डायरेक्ट एक्शन डे कब मनाया गया? 16 अगस्त 1946। रट लो एकदम बगुला जी से कि 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे मुस्लिम लीग के द्वारा मनाया गया। जब यहाँ पर भयंकर नरसंहार होता है, बंगाल की जनता सड़क पर खून खून, चारों तरफ खून बह रहा है,
उस समय वल्लभ भाई पटेल ने कहा था कि अगर विभाजन नहीं हुआ तो भारत में कई पाकिस्तान बन जाएंगे। इस तरीके से यहाँ से धीरे धीरे आसार शुरू हो गए थे कि भारत के विभाजन के आधार शुरू हो गए थे। अब क्या होता है, फिर भी जैसे तैसे 2 दिसंबर 1946 को बेबल की अध्यक्षता में नेहरू ने अंतरिम सरकार की गठन कर दी भाई। इसमें क्या होता है कि नेहरू बेबल अध्यक्ष रहता है। कौन? बेबल अध्यक्ष रहता है और नेहरू जी उपाध्यक्ष थे और कुल 15 सदस्य थे। अंतरिम सरकार में लियाकत अली खां मुस्लिम लीग के काफी सक्रिय नेता थे, इनको वित्त मंत्रालय दिया गया। किनको? लियाकत अली खां को वित्त मंत्रालय दिया गया। इस वजह से दिया गया कि चलो ठीक है, मुस्लिम लीग भी खुश रहे, ज़्यादा उत्पात ना मचाए। लियाकत अली खां को क्या किया गया, काफ़ी सक्रिय नेता थे मुस्लिम लीग के, और इनको वित्त मंत्रालय दिया गया। एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात है बच्चा कि मोहम्मद अली जिन्ना और महात्मा गांधी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। रट लो ये बात, कई बार आया है कि अगर आएगा कि कौन? मोहम्मद अली जिन्ना और महात्मा गांधी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। अब इधर क्या होता है, इधर 20 फरवरी 1947 को इटली ने हाउस ऑफ कॉमन में यह घोषणा कर दिया कि हम भारतीयों को 30 जून 1948 को स्वतंत्र कर देंगे। वो 30 जून 1948 को आई भारतीय पहले ही छीन लिए स्वतंत्रता। अब देखो, अब यहाँ पे भाषण दिया जाता है कि 30 जून 1948 को स्वतंत्र कर दिया जाएगा। 24 मार्च 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन को भारत में नया वायसराय बनाकर भेज दिया जाता है। और ये आता है 24 मार्च 1947 को, और चुपचाप देखता है कहाँ सब बतिया रहे हैं, यहाँ की स्थिति देखता है और भाग जाता है इंग्लैंड। और वहाँ पे ब्रिटिश सरकार को मतलब जाके इटली को सब कुछ बताता है यहाँ की स्थिति। 31 मई 1943 को ब्रिटेन जाकर सब कुछ कहता है, देखो ऐसी ऐसी स्थिति है। फिर उसके बाद फिर वापस आता है 3 जून 1947 को एक योजना आया जिसको माउंटबेटन योजना या मन बाटन योजना या ब्लाउन प्लान योजना, ये प्लान लिख देना बच्चा, ब्लाउन प्लान योजना के नाम से जाना गया। 3 जून 1947 को याद रखना। माउंटबेटन योजना सभी लोग जानते हैं, मनबाटन योजना शायद आपको कंफ्यूज करेगा ब्लाउन प्लान योजना, तो इसी मनबाटन योजना और माउंटबेटन योजना को कहा गया 3 जून 1947 को। अब क्या होता है, 4 जुलाई 1947 को दिल्ली में एक बैठक बुलाई जाती है। इसकी अध्यक्षता पंडित गोविंद बल्लभ पंत, कौन थे, यूपी के क्या थे बताइए कमेंट करके, ने किया था। और यहीं पे भारत विभाजन योजना पारित हो गया कि भैया अब भारत विभाजन होगा। डायरेक्ट एक्शन डे के बाद ही इसके आसार शुरू हो गए थे। ये लियाकत अली वित्त मंत्रालय पा गए थे, लेकिन मुस्लिम लीग का यही काम था, कैसे भी करके डिस्टर्ब करना, ये काम परेशान करना। अब उसके बाद भारत शासन अधिनियम 1947 पारित हुआ। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत आज़ाद किस अधिनियम के तहत हुआ था, तो आप लोग तुरंत बोल देते रटा रटा भारत शासन अधिनियम 1935। कहीं ऐसा नहीं कि भारत हमारा स्वतंत्र हुआ था, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 का था। 4 जुलाई 1947 को इटली ने हाउस ऑफ कॉमन में इसे पेश किया। 15 जुलाई 1947 को इस पर बहस हुई और 18 जुलाई 1947 को इसे राजकीय स्वीकृति प्राप्त हुई। पीसीएस में 2014 में आया था कि कब इसको राजकीय स्वीकृति प्राप्त हुई, तो 18 जुलाई 1947। तो भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत भारत स्वतंत्र हुआ और 18 जुलाई 1947 को राजकीय स्वीकृति से प्राप्त हुई। इतना याद रख लेना। और उसके बाद 14-15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो जाता है। वह एक ऐसे अखंड भारत का विभाजन होता है जिसका सपना किसने देखा था? चाणक्य ने देखा था। और जिस समय सिकंदर का भारत पे आक्रमण का डर था, और उस समय चाणक्य ने कहा था कि मैं अखंड भारत का निर्माण करके मानूंगा, और बाकी जाता है धनानंद उससे बेइज्जत करके अपने दरबार से भगा देता है। फिर चंद्रगुप्त मौर्य का साथ पाते हैं चाणक्य और भारत में अखंड भारत की नींव डाल देते हैं, और ऐसे अखंड भारत का विभाजन हो जाता है। 14-15 अगस्त 1947 को पाकिस्तान और भारत 2 देश विभाजित हो जाते हैं। इंडिया और पाकिस्तान के सीमा निर्धारण के लिए पंजाब सीमा आयोग और बंगाल सीमा आयोग बनाया गया। इसके अध्यक्ष रेडक्लिफ थे। कौन थे? इसे याद रखना, कौन थे? रेडक्लिफ थे।
तो 2 सीमा आयोग बनाए गए कि पंजाब सीमा आयोग, बंगाल सीमा आयोग बनाया गया। पश्चिमी प्रांत वाला पश्चिमी पंजाब देखा जाए, पूर्वी बंगाल देखा जाए, ये सब हिस्सा पाकिस्तान में चला गया, बाकी भारत का हिस्सा रहा। अभी आगे आप इस वीडियो के देखेंगे कि बहुत सारी चीज़, अभी कुछ बैठक होंगी कि कब बैठक कैसे कैसे हुई, कितने वाचन हुए, ये सब आपको नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छे से बताया जाएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कहीं कुछ स्किप किया हो, नहीं समझ में आए, वो भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो भाई आपको कर देना चाहिए, बाकी आपकी इच्छा। आप स्वतंत्र हैं, मौलिक अधिकार में दिया गया स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19, लेकिन आपसे इतना उम्मीद कर सकता हूँ। क्या होता है कि जब आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं, कमेंट करते हैं, तो हौसले बुलंद होते हैं। जब हौसले बुलंद होते हैं तो काम करने में और मज़ा आता है। तो ऐसे ही अगर आपको क्रम से वीडियो चाहिए पॉलिटी के, पूरा प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, डीपीएसपी, ये कार्यपालिका, सब कुछ क्रम से बताया जाएगा आपको। तो अगर आपको क्रम से वीडियो चाहिए अगर, तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि आपको ऐसे सीरीज वाइज चाहिए। अगर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो रैंडमली वीडियो पसंद करते हैं, तो आप इसके बारे में मुझे बता दीजिएगा। एक और चीज़ कि आप लोग अपने हिसाब से भी पढ़ते रहिए, ठीक। अभी जैसे मैं बुक बता दूंगा, तो आप क्या करोगे, जैसे मान लीजिए लेखपाल हुआ, यूपीपीसीएस हुआ, आरओ हुआ, तो इसकी तैयारी के लिए मैं पढ़ा रहा हूँ, चाहे मुझसे, चाहे यूट्यूब के किसी भी चैनल से आप पढ़िए, चाहे किसी भी कोचिंग में पढ़िए, कोई भी बुक पढ़िए, तो केवल उनके और हमारे पढ़ा देने से सिलेक्शन नहीं होता है। सेल्फ स्टडी इज बेस्ट स्टडी, अपनी स्टडी से ही मतलब बहुत कुछ बदला जा सकता है। तो खुद आप प्रैक्टिस कीजिए, प्रीवियस ईयर देखिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को देखिए, फिर सोचिए कैसे नए क्वेश्चन बन सकते हैं। थोड़ा सा इन्वेंशन करना पड़ेगा, आपका निश्चित रूप से सिलेक्शन होगा। अगर मैं ये बोल दूं कि नहीं मैं ही पढ़ा के आपको सेलेक्ट कर दूंगा, तो ये अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा। अतिशयोक्ति अलंकार जानते हैं ना, अतिशय बढ़ा चढ़ा कर बोलना। जैसे भोजपुरी में गाना है कि खैबा मेहरी के हाथ तो मोटा जीव हो, ये भी तो अतिशयोक्ति है ना। कि अभी तक बच्चा छोटा है, माँ खिला रही है, पिला रही है, डेली बच्चे का वजन बढ़ रहा है, डेली खूब मोटे ताजे हो गए, एकदम जिम कैले बनी, धौकतर गर्दन तोड़ दे, ये सब बोल रहे हैं, और तुरंत खैबो मेहरी के हाथ तो मोटा जी, तो ये अतिशयोक्ति अलंकार हो गया। ठीक उसी प्रकार ये भी अतिशयोक्ति है। आप बिना सेल्फ स्टडी के आपका सिलेक्शन नहीं होगा, तो सेल्फ स्टडी भी करते रहिएगा। बच्चा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।